अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 68 का रिव्यू होगा और वाकयात और किरदारों के बारे में बात की जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो का आगाज करूंगी मैं आहनाफ बिन कैस के इस कॉल से कि उन्होंने कहा कि अरब उस वक्त तक अरब ही रहेंगे जब तक वो पगड़ियां बांधते रहेंगे, तलवारें उठाए रखेंगे, बुर्दबारी को कमजोरी और आपस की सखावत को जिल्लत नहीं समझेंगे। ये अल्फाज दरअसल एक कौम की शनाख्त, खुददारी और अखलाकी तवाज़ुन की वजाहत करते हैं। पगड़ी, तलवार, बुर्दबारी और सखावत ये सिर्फ अलामात नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज फिक्र है। सामने स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह की है और उस्मानी अपनी बड़ी और शानदार पगड़ियों की वजह से मशहूर थे। लिबास वैसे तो किसी कौम के ताल्लुक, शनाख्त और वफादारी की अलामत होता है, जबकि तलवार उस कौम के वक़ार, ताकत और दुश्मन को रोकने की निशानी है। और तहम्मुल या बुर्दबारी दरअसल हिकमत अमली पर मबनी सब्र है, यानी कि ये जानना कि कब बर्दाश्त करना है और किसी से खौफजदा ना होना और ऐसे नताइज से बचना जो नुकसानदेह हों। जबकि सखावत का मतलब सिर्फ फर्ज पूरा करना नहीं बल्कि उससे बढ़कर देना है, यानी कि मसलन ताकत के बावजूद माफ कर देना। तो आप लोग खुद देखें कि आहनफ बिन कैस ने अरबों के मुतालिक जिन खूबियों का जिक्र किया था वो तमाम खूबियां सुल्तान फातेह में मौजूद हैं। विलाद के मामले में भाईचारे का ख्याल करते हुए उन्होंने किस कदर गैर मामूली नरमी दिखाई, मुल्ला लुत्फी के मामले में किस कदर एहसान का मामला किया और सखावत का मामला किया, जबकि अपने दुश्मनों की चालों के मामले में सुल्तान फातेह किस तरह सब्र और हिकमत से काम लेते हुए चलते हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ तुर्कों या अरबों की नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहसत मुसलमान ये बात करूंगी कि जब से हमने दीन इस्लाम से दूरी इख्तियार की और तरक्की और तहजीब के नाम पर मगरिब की बदतरीन चीजों की नकाली शुरू की तो हम हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह बेसिमत हो गए। हालांकि हम अरब हो या कुछ और, सबसे पहले मुसलमान हैं। हमें खुद नमूना बनना चाहिए था ताकि दुनिया हमारी पैरवी करती, ना कि हम दूसरों की अंधी तकलीद करते। हमारा दीन ही हमें इज्जत और बुलंदी देता है और उससे मुंह मोड़ना जवाल और तबाही है। जो दीन इस्लाम की शान शौकत आप लोग सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज देखकर महसूस करते हैं, क्या आजकल की हुकूमतों को देखकर भी आप वही शान शौकत महसूस कर पाते हैं? मेरा ये आप लोगों से सवाल है, मुझे कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आते हैं इसहाक पाशा के किरदार की तरफ। तो इसका किरदार इस वक्त इस सीरीज में हमें सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है और इसहाक पाशा का किरदार इस सीरीज में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। मैं तवक्को कर रही थी कि वो उस मौके पर जब सुल्तान रागोसा के यहूदियों के पास किसी एलची को भेजने का ऐलान करता है तो वो जागनौस का नाम लेगा, लेकिन उसने शहजादा बायजीद का नाम लिया। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अरसे तक वजीर आजम रहेगा, खास तौर पर बायजीद के वाक़े के बाद, क्योंकि ज्यादा इम्कान यही है कि अगली या उससे अगली किस्त में उसे हटा दिया जाएगा। क्योंकि अब वैसे भी दोआन और हुसैन आगा को भी मालूम हो चुका है कि महमूद पाशा के खिलाफ बगावत के पीछे इसहाक ही था और अब सुल्तान को भी इस बात का इल्म हो गया है। कुर्चु दोआन और हुसैन आगा ने इसहाक पाशा को घेर लिया है और अगर मैं सुल्तान होती तो फौरन इसहाक पाशा को हटाकर महमूद पाशा को वापस ले आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि महमूद पाशा को वजीर गुम्बद मुकर्रर कर दिया गया है और आप लोग ये देखें कि महमूद पाशा अपने ओहदे से हटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो किस तरह हर तरफ नजर रखे हुए है। तो यही फर्क है उस शख्स में जो साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचता है लेकिन अपनी बद इंतजामी की वजह से अहम मामलात से बेखबर रहता है, और उस शख्स में जो मामलात को गहराई से देखता है और जांचता है। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है कि इसहाक पाशा को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। वो भी सल्तनत उस्मानिया का वजीर आजम रह चुका था, लेकिन आप लोग नोट करें कि इस सीरीज के शुरू ही से उसे लालची और नादान दोनों दिखाया गया है। पहले वो जानदारली के साथ चिपका रहता था और उसके इशारों पर चलता था, लेकिन बीच में इसका ये काफी अरसा सही तरीके से दिखाया गया, लेकिन अब फिर से उसे लालची दिखाया जा रहा है जो कि इक्तदार का भूखा है। आते हैं सुल्तान फातेह की तरफ, जो कि सियासी सतह पर एक खेल के अंदर दूसरा खेल खेल रहे हैं। धागे बहुत उलझे हुए हैं और खतरा यही है कि ये खेल कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। और नाज़रीन इकराम, तुर्की के तारीखी ड्रामों में अगर किसी अदाकार ने वाकई हैबत, वकार और किरदार की रूह को स्क्रीन पर जिंदा किया है तो वो बारिश है। इसकी अदाकारी सिर्फ डायलॉग बोलने तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे के तासुरात, आंखों की खामोशी और बदन की जुबान सब कुछ मिलकर किरदार को तारीख से निकालकर हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। बारिश बागची ने तारीखी किरदारों में जो वजन पैदा किया है वो हर अदाकार के बस की बात नहीं। हत्ता कि बहादुर पाशा जैसे निस्बतन कम अहम किरदार में भी उसने कई बड़े नामों को अपनी अदाकारी में पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं शहजादा मुस्तफ़ा की। तो ये मामला सिर्फ एक ड्रामाई किरदार तक महदूद नहीं रहता, ये तारीख के उन किरदारों में शामिल है जिन पर सदियों से बहस होती आई है। कई मौरखीन वाकई ये मानते हैं कि अगर शहजादा मुस्तफ़ा को तख्त मिल जाता तो शायद उस्मानी सल्तनत का रुख ही बदल जाता।
बास तो यहाँ तक कहते हैं कि वो रूम को फतह करता और उंदलस को दोबारा मुस्तहकम करने की संजीदा कोशिश करता। ये बात शायद सुनने में जज्बाती लगे, लेकिन शहजादा मुस्तफा की अस्करी सलाहियत, अवामी मकबूलियत और सियासी फहम को देखते हुए तारीख दानों को ये दावा बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं। और यनी चरियों के सिनेरियोज देखकर ये बात दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला इन यनी चरियों को गारत करे, क्योंकि तारीख में शायद ही कोई ऐसा अस्करी गिरोह हो जो इब्तदा में सुल्तान का इतना ज्यादा वफादार हो और फिर ताकत के नशे में उतना ही जहरीला बन जाए। खुशकिस्मती से ये सुल्तान फातेह का दौर था जिसने उन्हें इनकी असल हैसियत याद दिलाई और वाजे कर दिया कि रियासत से बड़ा कोई भी इदारा नहीं, वरना ये लोग सल्तनत को अंदर से खोखला करने में कोई कसर न छोड़ते और सल्तनत उस्मानिया इतने साल ना निकाल पाती। और नाज़रीन इकराम, बोस्निया का बादशाह इस कहानी का शायद सबसे कमजोर किरदार है। उसकी हैसियत महज नाम की रह गई है। जागीरदार उसे धमकाते हैं, हंगरी का फौजी कमांडर उसे हकारत से देखता है, विलाद उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है और हकीकत में इक्तदार की डोर उसके माँ के हाथ में है, जो बजाते खुद एक नहायत मायूस कुन शख्सियत साबित हो रही है। ऐसे कमजोर हुक्मरान ही बड़ी सल्तनतों के लिए आसान शिकार बनते हैं। और मैं अब भी इसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि अफलाह की मुहिम बोस्निया से पहले होनी चाहिए, और विलाद का वो जुमला कि वो सुल्तान के किसी करीबी शख्स को कत्ल करेगा ताकि जंग को यकीनी बनाया जा सके, तो मेरे इस ख्याल को मजीद मजबूत करता है कि विलाद जंग को नागुज़ीर बनाना चाहता है, और वो ये काम सुल्तान को गुस्सा दिलाकर, खून बहाकर और उन्हें ज़ाती नुकसान पहुंचाकर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि विलाद का किरदार इस वक्त इंतहाई अहम मोड़ पर खड़ा है और उसका अंदाज हमेशा से ऐसा रहा है कि वो जानता है कि किस तरह सुल्तान को जज्बाती और अस्करी दबाव में लाया जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि इब्तदाई तौर पर मुहिम का रुख बोस्निया की तरफ दिखाया जाएगा, लेकिन हालात, साजिशों और सुल्तान के गुस्से के नतीजे में वो मुहिम बिलाखिर अफलाक की तरफ मुड़ जाएगी। और मैंने आप लोगों को अपनी इससे पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाली किस्त में आप लोग हंगरी की ब्लैक आर्मी देखने जा रहे हैं। हंगरी की ब्लैक आर्मी की मुख्तसर सी तारीख मैंने अपनी इस वीडियो में बयान की है, और इनका आना वाकई हैरानकुन था, क्योंकि ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि प्रोडक्शन कंपनी ड्रामे में इस हद तक तारीखी बारीकियों का ख्याल रखती है। लेकिन एक बार फिर प्रोड्यूसर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ड्रामा नहीं, तारीख पेश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक आर्मी उस दौर में उस्मानियों के सख्त तरीन और मुनज़्ज़म तरीन दुश्मनों में शुमार होती थी, और इसकी शमूलियत आने वाली किस्तों को और भी खतरनाक बना देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम हंगरी के बादशाह मैथियास को देखेंगे, या फिर वो भी ओजोन हसन की तरह सिर्फ जिक्र तक महदूद रहेगा। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अगर किंग मैथियास वाकई स्क्रीन पर आया तो यकीन करें यह ड्रामा एक नए लेवल पर चला जाएगा। क्योंकि हंगरी का किंग मैथियास सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिक दिमाग रखता था और उस्मानियों का इंतहाई संजीदा दुश्मन था। उसकी मौजूदगी सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए सिर्फ जंग नहीं, बल्कि एक जहनी मार्का भी बन जाएगी। और आप लोगों के लिए और हम सब के लिए खुशखबरी ये है कि किंग मैथियास का किरदार आने वाली किस्तों में आने वाला है, और उसके लिए अदाकार भी ले लिया गया है, जिसका नाम कान ताशनार है। ये वही अदाकार है जिसने दिरिलिश अर्तुगरुल में गुंदुगदू का किरदार अदा किया था। इसके बाद हमने इसे ओयनिश बुयुक सल्जूकलो में मार्कोस के किरदार में देखा था, और अब हम इसे किंग मैथियास के किरदार में देखने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह पर बनने वाला ये ड्रामा बेक वक्त शानदार भी है और कुछ मायूस कुन भी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह की ज़ाती ज़िंदगी का मसला है, यानी कि वो गुलशा जिसे शादी के वक्त सुल्तान फातेह को अफसुर्दा दिखाया गया और जिसके साथ 2 सीजन्स तक कोई भी रोमांटिक ताल्लुक दिखाया ही नहीं गया। तो राइटर्स अचानक ऐसा क्यों जाहिर करने लग गए हैं कि जैसे वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करता हो। प्रिंसेस रोज से शादी के मामले में मुल्ला लुत्फी की बातें खासी माकूल है, लेकिन प्रिंसेस रोज से शादी के मामले को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, और वो भी किसी ठोस सियासी जवाज के बगैर। क्योंकि तारीखी तौर पर ऐसी शादियां अक्सर रियासती फैसले हुआ करती थी, मगर ड्रामे में इन्हें गैर मुतवाजन और जज्बाती कश्मकश में बदल दिया गया है। इसके अलावा शहजादा बायजीद का सिनेरियो भी समझने में नहीं आ रहा। तारीखी तौर पर वो छोटी उम्र में ही अमासिया के सूबे में भेज दिया गया था, लेकिन ड्रामे में ना तो हमें इसकी वो सूबाई जिंदगी दिखाई जा रही है कि उसने सूबे पे कैसे हुकूमत की थी, और ना ही उसकी माँ के साथ उसका ताल्लुक। उसे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो हर दूसरे दिन महल और सूबे के दरमियान आ जा रहा हो, और ये चीज हकीकत के एतबार से भी कमजोर और इलॉजिकल है। जबकि स्क्रिप्ट राइटर का वाज़ेह झुकाव शुरू से गुलशा खातून की तरफ है। शायद इसकी वजह यही है कि गुलशा खातून तुर्क थी और गुलबहार जैसे अहम किरदार के साथ मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। यहाँ तक कि अदाकारा भी बदल दी गई, लेकिन इस किरदार को मजबूत करने की कोई भी संजीदा कोशिश नहीं की गई। इसके बरक्स शुरू से ही गुलशा के किरदार को तरजीह दी गई है, लेकिन उसे भी पूरी तरह निखारा नहीं जा सका। इसके बावजूद अगर खातून के किरदारों के बारे में ओवरऑल बात की जाए तो इस सीजन के दूसरे हिस्से में वाज़ेह बेहतरी नजर आई है।
یعنی کہ عثمانی محل، بوسنیا اور بلاکیا، ہر جگہ خواتین کے کردار موجود ہیں جسے کہانی میں ایک وسعت آئی ہے اور غیر ضروری ڈائلاگ سے بچاؤ ہوا ہے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ جب خواتین کے کرداروں کی بات آتی ہے تو گل بہار خاتون جیسی شخصیت کو بیک گراؤنڈ میں دھکیل دینا کیا اسکرپٹ کی بہت بڑی کمزوری نہیں ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔